मी शेख साहिल, कार्यकारी संपादक जनतंत्र न्यूज 24 मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत करीत आहो। रोजच्या ताज्या बातम्या व घडामोडीसाठी आमचं यूट्यूब चॅनल लाईक करा, शेअर करा व बेल आयकॉनचे बटन दाबून सबस्क्राइब करा। मिस्टर डॉक्टर जमील देशमुख औरंगाबाद पूर्व अध्यक्ष हे आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। मानव जातीच्या उद्धारासाठी ज्या ज्या महापुरुषांनी आपले जीवन अर्पण व त्याग केले, या सर्व महापुरुषांना अभिवादन करतो। मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवरांचा परिचय आमचे मित्र राजू मोरे यांनी दिलेले आहे। मी मान्यवरांची माफी मागून पुन्हा त्यांचे नाव न घेता पुढच्या कार्यक्रमात सुरुवात करतो। या सभेच्या निमित्ताने आपण सर्व नागरिक इथे उपस्थित आहात। आपण सर्वांना जय भीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आपण सर्वांना कल्पना आहे की हातरुण लोहारा सर्कल जिल्हा परिषदची पोटनिवडणूक च्या प्रचारानिमित्त ही सभा आयोजित केली आहे। या निमित्ताने आपण सर्व इथं उपस्थित आहात। आपण सर्व जाणत आहे की निवडणूक आली की आपण एका उत्साहात या निवडणुकीमध्ये भाग घेतो, परंतु कधी कधी आपलं असं भान हे कधी आपल्या फायदेशीर होतं किंवा कधी कधी नुकसानकारक सुद्धा होतंय। मला असं वाटतं इथं भरपूर मुस्लिम समाजाच्या नवयुवकांनी प्रवेश घेतलेला आहे। मला असं वाटतं काही शब्द मी हिंदीत सुद्धा सांगू शकतो असं माझी इच्छा है। तो मान्यवरांची भी मेरी जन्मभूमि के सभी ग्रामवासियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वंचित बहुजन आघाड़ी ये स्थापन करने का जो मकसद है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर साहब ने जो सभी वंचित घटकों को इकट्ठा करके वंचित घटकों को इकट्ठा करने के बाद इनको सत्ता में कैसा बिठाया जाए, इनको विकास के मुख्य प्रवाह में और मुख्य धारा में कैसा लाया जाए, इस उद्देश्य से ये वंचित बहुजन आघाड़ी का स्थापन करने के बाद रात और दिन हमारे नेता आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर साहब, अंजलिताई अम्बेडकर साहब, हमारे राज्य कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष डॉक्टर धैर्यवर्धन पुलकर सर, राज्य के महासचिव राजेंद्र भाऊ पातोड़े और सभी राज्य कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी है वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आप सभी जानते होंगे कि जो भी राजकीय पक्ष रहता वो स्थापन करने का उद्देश्य क्या रहता है कि हमारी जो जनता है, हमारा जो समाज है, ये समाज की समस्या का निराकरण कैसा किया जाए और इसका विकास के द्वारा मुख्य प्रवाह में कैसा लाया जाए। इस तरीके से उसी कारण हमारे नेता आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर साहब ने वंचित बहुजन आघाड़ी के रूप में हमें सभी अल्पसंख्यक वंचित बहुजन लोगों को इकट्ठा करके आज ये मुख्य प्रवाह चला रहे हैं। आप सभी जानते होंगे कि जब से वंचित बहुजन आघाड़ी स्थापन हुई, हमारे मुस्लिम समाज, बहुजन समाज, ओबीसी समाज और माइक्रो ओबीसी, इन सभी समाजों का जो मूलभूत समस्या है, प्रश्न है, इनको हर स्तर पे, जिला स्तर से लेके महाराष्ट्र लेवल के स्तर तक और भारत लेवल के स्तर तक ये आवाज उठाकर उनका हक, न्याय और इंसाफ दिलाने की कोशिश कंटिन्यू की जा रही है। इसका एक मिसाल देना चाहूंगा। 2019-20 में जो सीए एनआरसी का जो मामला था, उस पर सबसे पहले आवाज उठाने वाला व्यक्ति हमारे नेता एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर साहब थे। 3 तलाक का मामला जो था, उस पर भी सबसे पहले आवाज उठाने वाला एक ही इंसान था, जो है वो बाला साहब अम्बेडकर साहब। उसके बाद दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा था, उसके समर्थन के लिए हमारे महाराष्ट्र के सभी मुस्लिम नेताओं को एक हमको आदेश दिया गया कि इनके समर्थन में एक किसान बाग आंदोलन का आयोजन किया जाए और इस
आंदोलन का समर्थन करने के लिए मुस्लिम समाज के पदाधिकारी और नेताओं ने नेतृत्व करके इनको समर्थन किया जाए। इसके साथ ही सबसे अहम जो मुस्लिम समाज की समस्या है वो समस्या हाईकोर्ट मान्यता प्राप्त 5% मुस्लिम आरक्षण जो है वो जल्द से जल्द लागू किया जाए। ये सबसे पहले मांग करने वाला जो नेता है वो है बाला साहेब अम्बेडकर साहब। हम जिनको आज तक मतदान करते आए हैं वो सत्ताधारी पक्ष के लोग आज चुप्पी साथ बैठे हैं। क्या उनको ये नहीं समझता कि हमारा मतदान लेते वक्त उनको, लेकिन जब हमारी समस्या सुलझाने का वक्त होता है तो उस वक्त ये चुप्पी साथ बैठे हैं। इसके साथ ही एक बहुत ही अहम मसला हमारे भारत देश में चल रहा है वो एक सांप्रदायिकता, एक जातिवाद का मसला। आप देख रहे हैं कि दो समाज में हिंसा भड़काकर दंगल करने की साजिश जो की जाती है उसके तहत आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर साहब ने 5 जुलाई 2021 को विधान परिषद के जो सदस्य हैं कपिल पाटिल साहब, इनके माध्यम से विधान परिषद में एक बिल पेश किया है जिसका नाम है पैगंबर मोहम्मद बिल। ये पैगंबर मोहम्मद बिल पेश करने का जो मकसद है कि हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ या उनकी शान में जो गुस्ताखी करता है और दो समाज में दंगल करने की साजिश करता है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ऐसा एक कानून बनाया जाए। और इसी के साथ हमारे सभी बहुजन धर्मों के धार्मिक ग्रंथ और धार्मिक संत जो है उनके खिलाफ अगर कोई सोशल मीडिया या दूसरे प्रकार माध्यम से कोई अवमानना करता है तो उसके खिलाफ भी यही कानून लागू किया जाए। ये सबसे पहले मांग करने वाला जो इंसान है वो तो ऐसे नेता का साथ हमें देना चाहिए। इसके साथ ही हमारी जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं उस पर का जो अतिक्रमण है वो हटाकर वहां पर मुस्लिम समाज के विकास के लिए प्रावधान किए जाए। इसके साथ ही उससे मिलने वाली जो आमदनी है वो आमदनी से हमारे मस्जिद के इमाम साहब और मुहज्जिन साहब इनको तनख्वाह दी जाए। इसके साथ ही वहां पर जो जमीनें हैं उस जमीनों में हमारे मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए ऐसे कुछ कौशल्यपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया जाए जिससे उनको रोजगार मिले। इसके साथ ही फिलहाल में मस्जिद पे जो लाउड स्पीकर का विवाद चल रहा था तो बाकी के लोग सब चुप बैठे थे। सबसे पहले आवाज उठाने वाला हमारे युवा नेता सुजात अम्बेडकर साहब, इन्होंने आवाज उठाई और उसका विरोध किया। उसी के बाद उसके लिए प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे नेता बाला साहब अम्बेडकर साहब ने भी उसके कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसके साथ फिलहाल में वाराणसी में ज्ञानवापी जो मस्जिद के बारे में विवाद चल रहा है तब भी आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर साहब का जो स्टेटमेंट है कि हमारे मुल्क को 1947 में जो आजादी मिली है वो आजादी में मिले हुआ देश जैसा है उसको वैसा ही रखा जाए। उस पर जो अतिक्रमण है वो अतिक्रमण को उकरने की कोशिश मत करो। अगर हम आपको सवाल करते हैं या भारत की और पूरी दुनिया की जनता अगर सुप्रीम कोर्ट को ये सवाल करती है कि सम्राट अशोक ने जो बुद्ध विहार बनाया फिर वो कहाँ गए, इसका सवाल का जवाब वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को पहली चेतावनी देने वाला पहला इंसान मैंने देखा हो वो है आदरणीय बाला साहब। इसके बावजूद ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। जब हमारी मीटिंग होती है तो हमको आदेश दिया गया है कि जितने भी मुस्लिम पदाधिकारी, शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष है उनको वंचित बहुजन आघाड़ी के प्लेटफॉर्म से अपने समाज की समस्या हल करने का पूरा आपको स्वतंत्र दिया गया है। आप इसका नेतृत्व कीजिए। आपके मुस्लिम समाज को मुख्य प्रवाह में लाके हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से अपने समाज को इंसाफ दिलाया जाए। आप सभी जानते होंगे 25 साल से भारी बहुजन महासंघ इतिहास अकोला में क्या है। आप सभी जानते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी का जो मकसद है सामाजिकरण करके विविध समाज को इकट्ठा करके सत्ता में बिठाना, ये काम जो बाला साहब अम्बेडकर साहब कर रहे हैं वो कोई नेता नहीं कर सकता। आप चाहे कांग्रेस लो, राष्ट्रवादी कांग्रेस लो या फिर कोई अन्य पार्टी लो। आप सभी जानते हैं कि बहुजन समाज के डॉक्टर दशरथ भांडे साहब ये कोड़ी समाज को बिलोंग करते हैं, इनको मंत्री बनाया गया। मंत्री बनाने वाले
एक ही नेता है जो बाला साहब अम्बेडकर साहब है। उसके बाद मकरम पवार साहब है जो बंजारा समाज को बिलोंग करते हैं, उनको भी मंत्री बनवाया गया। उसके बाद हरिभाऊ भदे धनगर समाज है, धनगर समाज से बिलोंग करते हैं, उनको आमदार बनाया गया। बड़ीराम शिरस्कर साहब है जो माली समाज को बिलोंग करते हैं, उनको भी आमदार बनाया गया। इसी के साथ साथ हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष सबिया अंजुम, इनको भी जिला परिषद अध्यक्ष बनाया गया। इसी के साथ हमारे मुस्लिम समाज के जिला परिषद उपाध्यक्ष जो यहाँ पर मौजूद है, मेरे चाचा गुलाम हुसैन देशमुख साहब, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद ही जमीरुल्लाह खान साहब को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बालापुर तालुका में 2 बार मुस्लिम समाज को सभापति देके प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। एक है अब्दुल हमीद साहब और जैनुद्दीन आबिदीन साहब। उसके साथ हाल ही में तेलारा तहसील में जो सभापति है वो, और अभी उसके बाद उपसभापति जो वो भी मुस्लिम समाज के हैं। और इसी के साथ बालापुर पंचायत समिति में मेरी मिसेस और यहाँ पर जो बैठे वाड़ेगांव के अफसर खान साहब, ये हमारे सहकारी है जो वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से चुनकर आए। एक हमीद भाई थे पारस के, वो दोबारा चुने हुए इलेक्शन में नहीं आए। बोलने का मकसद यही है, आप इस बात को गौर कीजिए कि जो पार्टी ऐसे बहुजन समाज और मुस्लिम समाज को नेतृत्व देती है, आजादी देती है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं होता है कि हम ऐसे पार्टी को, ऐसे नेता को समर्थन दें? क्योंकि एक छोटे छोटे समाज का नेता सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी में ही तैयार हो सकता है। बाकी के जो घरानेशाही वाला जो पक्ष है वो सिर्फ उनके घर में ही पद रखता है। हमारे जैसे नीचे और वंचित घटकों को ये नेतृत्व बनने नहीं देता। तो मैं आप सभी से अपील करता हूं कि हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के लीना सुभाष शेगोकार ये उम्मीदवार है, इनको गैस सिलेंडर निशानी पर बटन दबा के इनको कामयाब बनाए। और मैं यहाँ पर जो मान्यवर है इनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, इसके साथ हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के मुस्लिम समाज के प्रति कैसी भूमिका और क्या भूमिका है, इस पर थोड़ा रोशनी डालने की कोशिश करें, ऐसा मैं इनको विनती करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ जब चुनाव आता है तो कुछ अपने में से अपने लोग जो रहते हैं, जो गुमराह करते हैं, अपने समाज को गुमराह करने के लिए पैदा किया जाते हैं, उनको कोई लालच दिया जाता है या फिर और कोई है, आप समझ सकते हैं। तो ऐसे जो समाज के गुमराह करने वाले व्यक्ति है उनसे दूर रहिए। और आप सोचिए कि जो अम्बेडकरी समाज है और वंचित बहुजन आघाड़ी का जो गट्ठा मतदान है वो इनका एक 100% वाला एक मतदान है। हमारे समाज का सिर्फ थोड़ा सा सहारा चाहिए। अगर आप सब लोग मेरी बात समझ सकते हैं तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जो मैं बोला हूँ ये बुद्धिजीवी लोगों ने अगर बात मन में ले ली है तो 100% हमारी सीट जीत हासिल कर सकती है। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे बातों पे गौर कीजिए। जो इंसान हमारे लिए आवाज उठा रहा है, हमारे समाज के लिए आवाज उठा रहा है, तो हमारा फर्ज होता है कि ऐसे नेता के साथ, ऐसे पार्टी के साथ हम जुड़ जाए और आने वाला हमारा जो मुस्तकबिल है वो मुस्तकबिल को कामयाब करने के लिए हम वंचित बहुजन आघाड़ी का साथ दें। आप देख रहे हैं कि सांप्रदायिक और जातिवाद लोग यहाँ पे अलग अलग प्रकार से एक जहर फैला रहे हैं, जहनियत बदल रहे हैं। तो वो जहनियत का हमको शिकार नहीं होना है, हमको इकट्ठा होना है। तो अपनी सोच बदलना है। इस सोच जब बदलेंगे तो अपने को कामयाबी आपोआप दिखेगी। एक 2 लाइनों का एक शेर बोलना चाहूंगा कि अपनी सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। अपनी सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। अपनी नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हम जब हमारी सोच बदल देंगे कि आज हम 70 सालों से जिनको मतदान करते आए उन्होंने हमारे समाज पे आए हुए जो मुसीबतें हैं उन पर आवाज नहीं उठा रही है। आप अपने खुद से सवाल पूछिए, क्या सच ये है कि बाला साहब अम्बेडकर साहब आवाज उठा रहे हैं या फिर तुमने जिनको मतदान दिया वो आवाज उठा रहे हैं? तो यहाँ हम आपसे अपील करते हैं कि जो हमारे समाज के साथ है, जो हमारे मसलों के साथ है, तो हमारा अधिकार है, हमारा फर्ज है कि ऐसे इंसान को सपोर्ट करें। बाला साहब ने जो भी उम्मीदवार दिया है हम आंखें बंद करके उसे मतदान कीजिए। इसी के साथ जो गलती हम पिछले टाइम करते आए वो गलती फिर दोबारा न करें, ऐसी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। इसके लिए गालिब का बहुत
मशहूर शेर है कि जिंदगी भर मैं यही भूल करता रहा गालिब, जिंदगी भर मैं यही भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो ये गलती हमारी बार बार नहीं होना चाहिए। हमें कामयाबी की ओर जाना है, हमारे बच्चों का भविष्य बनाना है। अगर हमारा बच्चों का भविष्य बनाना है तो हमें ऐसी राजनीतिक पक्ष के साथ जुड़ना है, क्योंकि राजनीतिक पक्ष के साथ जब तक हम जुड़ेंगे नहीं तब तक हमारा भविष्य सुधरेगा नहीं। क्योंकि ऐसे जातिवादी और सांप्रदायिक संगठन और पार्टी के लोग संविधान का फायदा उठाकर, राजकीय व्यवस्था का फायदा उठाकर, हम जैसे वंचित घटकों का फायदा उठाकर हमें आपस में लड़ाकर वो राज कर रहे हैं। इस बात को आप समझने की कोशिश करें। इसी बात को लेकर बहुत ज्यादा वक्त ले लो, मैं सबसे माफी मांगता हूँ, मैंने थोड़े ज्यादा वक्त ले लिया हूँ, क्योंकि हमारा डिस्कस हुआ था कि बहुत कम शब्दों में आप ये करना चाहिए। मैं यहाँ का भूमिपुत्र हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ एक उम्मीद थी कि नहीं मैं आपके सामने आऊं और मेरे ख्याल पेश करूं। तो आपको एक थोड़ा रिचार्ज करने के लिए आखिरी एक शेर बोल के मैं मेरी बात खत्म करना चाहूंगा कि अपनी आवाज को तलवार की झनकार बना लो, अपनी आवाज को तलवार की झनकार बना लो। अगर जीना है तो अपनी हिम्मत को हथियार बना दो, अगर जीना है तो अपनी हिम्मत को हथियार बना दो। जिस एक शख्स को देखकर बाबा साहब की याद आती है, उस बाबा साहब अंबेडकर को वंचितों का सरदार बना दो, वंचितों का सरदार बना दो। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अपेक्षा करता हूं और एक विनती करता हूं कि आने वाले 5 तारीख को गैस सिलेंडर निशानी पर आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाइए, आप भी कीजिए और हमारे उम्मीदवार को जिताइए। आपसे एक बात कहना चाहूंगा, उम्मीदवार की जीत नहीं होती, जीत होती है हमारी टीम की, जो पदाधिकारी कार्यकर्ता जो काम करता है उसकी जीत होती है और हमारे पार्टी की जीत होती है। फिर उस पर कोई भी उम्मीदवार हो, इस बात को खत्म करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय वंचित, जय भारत। उमेदवार डॉक्टर जमील देशमुख ही मुलगी मतदान मागण्यासाठी या ठिकाणी आपल्या समोर आवाहन करते आहे। सभी महापुरुषों को अभिवादन करती हूँ। मंच पर मौजूद सभी मान्यवर और आप सभी भाइयों बहनों और बुजुर्गों, आप सभी को जय भीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूँ मेरा डॉक्टर जमील देशमुख। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे नेता आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर साहब के हाथ मजबूत करने के लिए और वंचित बहुजन आघाड़ी के कामयाब बनाने के लिए आने वाले 5 तारीख को गैस सिलेंडर की निशानी को बटन दबाकर लीना शेगोकार इनको कामयाब बनाए। 2 शब्द खत्म करती हूँ। जय भीम, अस्सलाम। थँक्यू, थँक्यू। असले तरी ते राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत हे विसरून ते जाहीरपणे सांगतात की बाबरी मस्जिद आम्हीच पाडलेली आहे। त्यांच्यासोबत काँग्रेस आहे, त्यांच्यासोबत राष्ट्रवादी आहे। अशा माणसांना आपण मतदान करणार आहोत आणि म्हणून माझी विनंती आहे की ओबीसीचं आरक्षण घालवणारे हे 3 पक्ष, धनगरांना आरक्षण देतो 3 महिन्यात देतो असं सांगून 1000 कोटीचं पॅकेज जाहीर करणारा भाजप, कुणीही धनगरांना आरक्षण दिलं नाही। मुस्लिमांचं 5% आरक्षण जाहीर झालं होतं, परंतु ते आरक्षण जाहीर झालेलं असताना इतर आरक्षणाची चर्चा होते, मुस्लिमांच्या आरक्षणाची चर्चा होत नाही। आणि म्हणून मी जे घरी बसून ऐकतायत त्या बहुजन समाजासाठी और जो मुस्लिम भाई मुझे घर से सुन रहे हैं उनके लिए ये तकरीर करना चाहूंगा, उन्हें बताना चाहूंगा कि वंचित बहुजन आघाड़ी क्या, वंचित बहुजन आघाड़ी क्या करना चाहती है। एक शेर के साथ मैं शुरुआत करूंगा कि एक शायर कहता है कि शहर होने का पता मकानों से है, वीरानों से नहीं। रोशनी सबको मिले, चंद घरानों को नहीं। मशाले लेके उठते हो तो कसम ये भी खाओ, हम चरागों को जलाएंगे, मकानों को नहीं। वंचित बहुजन आघाडी कुणाचंही घर पेटणार नाही, त्याची चूल पेटेल यासाठी काम करते। आणि ही लड़ाई काय, हम किस लिए लड़ रहे हैं? तो हमारी लड़ाई उन सेकुलर ताकतों के नाम पे जो यहाँ के मुस्लिमों के वोटों का बंटवारा कर रही है, मुस्लिमों को तकसीम करवा रही है। उन वोटरों को याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि हमने सैयद मोहसिन भाई को बालापुर विधानसभा की उम्मीदवारी दी,
उस वक्त यहाँ की कांग्रेस ने खतीब साहब जो एमएलसी थे उन्हें उम्मीदवार बना के खड़ा किया। यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार भी कांग्रेस को बड़ा नहीं होने देना है। और इसलिए आपको यह समझने की जरूरत है कि भाजपा और शिवसेना ने बाबरी मस्जिद गिराई होगी, लेकिन जब ये बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उस वक्त इस मुल्क के वजीर आलम नरसिम्हा राव थे और वो कांग्रेस से थे। वो चाहते थे तो बाबरी की शहादत रोक सकते थे। जानबूझ के उन्होंने मुसलमानों को डराने के लिए कि भाजपा आ जाएगी, आरएसएस आ जाएगा, संघ आ जाएगा, इसलिए जानबूझ के बाबरी की शहादत होने दी। और इसलिए हमें इसकी समझने की जरूरत है कि ये कांग्रेस नहीं, कांग्रेस का पंजा जो है कांग्रेस का पंजा नहीं, तो ये यहाँ के मुस्लिम, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दलित, इनका खून करने वाला खूनी पंजा है। और इसलिए आपसे गुजारिश है, मेरी पुरखलूस गुजारिश है कि कांग्रेस को वोटिंग ना करे। आपको याद होगा कि सच्चर कमेटी का जो अहवाल आया था वो किस चीज के लिए आया था? डॉक्टर राजेंद्र सिंह सच्चर उन्होंने बताया कि मुस्लिमों का वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस की तरफ 99% है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नौकरियां नहीं है, पढ़ाइयों में उनके लिए अच्छे स्कूल नहीं, उर्दू स्कूल बंद हो रहे हैं। जहां जहां पर नौकरियां हैं वहां मुस्लिमों की तादाद जो है वो इतनी कम है कि उन्हें अलग से रिजर्वेशन देने की जरूरत है। क्या कांग्रेस ने ये लागू किया? डॉक्टर राजेंद्र सिंह सच्चर कमेटी का अहवाल कांग्रेस ने लागू नहीं किया। आपको पता होगा कि मुंबई में जब दंगे हुए थे और जब मुसलमानों को रास्ते पे उतार के काटा गया था, शिवसेना ने काटा था, उस वक्त श्री कृष्ण कमेटी का अहवाल आया था। उस श्री कृष्ण कमेटी के अहवाल में बाल ठाकरे को आरोपी बनाया गया था और उस वक्त इस सूबे के सदर, इस सूबे के वजीर आलम कौन थे? तो कांग्रेस के लोग थे, जिन्होंने जानबूझकर रास्ते पर उतार कर मारे गए मुसलमानों के लिए जो श्री कृष्ण कमेटी का अहवाल आया था उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। आज भी श्री कृष्ण कमेटी का अहवाल कभी भी विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा में नहीं रखा गया। 45 साल कांग्रेस इस मुल्क में राज कर रही थी और 45 साल राज करने के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां ये मुसलमान और दलितों की है। और इसलिए हम लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है कि अब के बार जो होने वाली इलेक्शन है, ये इलेक्शन आपका मुस्तकबिल तय करने वाले इलेक्शन है। आपको जवाब देने की कांग्रेस सेकुलर दिखती है लेकिन हिंदुत्ववादी शिवसेना के साथ बैठी है। आपको इस बात का जवाब देना होगा कि ये वही राष्ट्रवादी कांग्रेस है कि जो ये कह रही थी कल तक कि हम सेकुलर है, लेकिन 2019 के इलेक्शन में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री जो बने थे वो भाजपा के साथ बने थे। और इसलिए ये सारी चीजों को याद रखते हुए हमें इस बालापुर विधानसभा मतदार संघ के मुस्तकबिल के बारे में भी सोचना है। आपको पता होगा कि 2019 के इलेक्शन के बाद यहाँ क्या क्या चीजें शुरू हुई। तो यहाँ सबसे पहले रेती माफिया सबसे बड़े हो गए। यहाँ गांव गांव में दारू बिकने लगी है और इनके सरगना कौन है, इनकी सरपरस्ती कौन करते हैं? तो इनकी सरपरस्ती करते हैं शिवसेना के आमदार। जहां कहीं झगड़ा होता है, दो परिवार में भी झगड़ा होता है, तो शिवसेना के आमदार फोन करके बताते हैं कि इस कम्युनिटी से है तो उसके आजू बाजू के घर वाले भी उठाओ, उनके रिश्तेदारों को भी लेके आओ। ये जो कुछ शुरू है, राम गवानकर साहब ने आपको एक वाकया यहाँ पर बताया कि कुणबी समाज का एक सरपंच और उनके 80 साल के पिताजी को महज इसलिए जेल में डाला गया था कि वो शिवसेना छोड़ के वंचित में आए थे। और उनके ऊपर क्या आरोप था? तो उन्होंने एक हिरण का शिकार किया और वो अवैध रूप से गोश्त बेच रहे थे। इस आरोप में उन्हें 3 महीने तक जेल में रखा गया। आप सोचिए कि जो लोग 45 दिन के करीब पैदल चलते हुए पंढरपुर जाते हैं, उस कुणबी समाज को अवैध मांस की शिकार के केस में, गोश्त बेचने के केस में 3-3 महीने अंदर रखने वाले लोग इस मतदार संघ में। और इसलिए
ये इलेक्शन जो है वो केवल जिला परिषद का इलेक्शन नहीं, तो हमें इस अकोला लोकसभा और विधानसभा का मुस्तकबिल तय करना है। यहाँ की फिरका परस्त ताकतों को बताना है कि अब की बार हमने ये तय कर लिया है कि लीनाताई शेखोकार तो चुन के आएगी ही। उस बंटवारे के वक्त हमारे मुसलमान भाइयों के सामने एक मौका था कि वो पाकिस्तान चले जाए। ये मौका हिंदुओं को नहीं था, लेकिन हमारे मुस्लिम भाइयों के सामने वो मौका था। लेकिन हमारे मुस्लिम भाइयों ने ये तय किया, उन्होंने तय किया कि हम इसी सरजमीन पे, हम इसी हिंदुस्तान में रहेंगे, क्योंकि हमारे पुरखों की कब्र यहाँ पे है। इसी सरजमीन पे हमने खाया है, इसी सरजमीन पे हमने हवा की है, और ये हमारी माटी है, ये हमारा देश है, ये हमारा मुल्क है, इसलिए हम इसी देश के बाशिंदे हैं। यह मर्जी से किया हुआ फैसला था। 1942 में यहाँ का हिंदू मुस्लिम एक बर्तन में खाता था, अभी तक खाता था, आज भी खा रहा है। ये देख के जब अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ पे अभी हम राज नहीं कर सकते, तो 47 में यहाँ से वो निकल गए। उसके बाद ऐसा लगा कि मुस्लिम कौम ने पूरी साथ कांग्रेस को दी। 70 साल हमने कांग्रेस की साथ दिया। तो जाने कितने वजीर आजम हमने यहाँ पे किए, न जाने कितनी पार्लियामेंट कांग्रेस को दी है, न जाने कितने खासदार, कितने आमदार हमने कांग्रेस को दिए। इसके बदले में हमें मिला क्या? तो गंदी बस्तियां और संस्कृत गलियां, इसके अलावा हमें क्या मिला है? ना हमें कोई तालीम मिली है। आज हमारे मुस्लिम भाई विधायक पटेल जो है, वो जानते हैं, कांग्रेस जानती है कि जिस दिन यहां से अंबेडकर साहब चुन के चले जाएंगे, उस दिन कांग्रेस, शिवसेना, भाजपा खत्म हो जाएगी। इसलिए खड़े रह जाते हैं और हमें फंसा देते हैं। इस बार भी शिवसेना ने वही किया। एक हमारी दलित की छोकरी को उम्मीदवार करके खड़ा कर दिया। इसमें हमें फंसना नहीं है। मैं हमारे दलित बांधव और मुस्लिम भाइयों को मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे लिए जो लड़ाई लड़ रहा है, हमारी बात जो कह रहा है, उसका हमें साथ देना चाहिए कि मुस्लिम में बेरोजगारी दूर हो, मुस्लिम कौम आगे बढ़े, वो तालीम पाए और इस देश का शासक बने। अभी मोदी ने, बीजेपी ने कल परसों ही राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जाहिर किया। उधर मंत्री थे वो अब्दुल मुख्तार नकवी, उनको राज्यसभा दी नहीं भाजपा ने, अब उनका मंत्री पद चला जाएगा। एक मुस्लिम को बाजू में रख दिया। ये सब एक ही है, यहाँ की कांग्रेस, यहाँ का राष्ट्रवादी, यहाँ के बीजेपी, यहाँ के शिवसेना, ये सब एक ही है। इनका एक ही मकसद है कि यहाँ का सत्ता लीजिए, यहाँ के जो आम आदमी है उसका शोषण कीजिए। वंचित बहुजन आघाड़ी बेसहारों का, जो शोषित है, जो वंचित है, उनका साथ देती है। हम पिछड़ों की बात करते हैं, क्या पिछड़े सिर्फ वोट करेंगे? क्या पिछड़े? गुजरात के दंगों में न जाने कितना खून बहाया है, कितनी कौम के लोगों को मौत के घाट उतार के रख दिया है। अगर फिर भी हमारा हाथ अगर कांग्रेस को, शिवसेना को, बीजेपी को वोट देने के लिए बढ़ता है, तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जिल्लत है। और ये जिल्लत की जिंदगी हम नहीं जीना चाहिए।
इस जिल्लत से 1990 से लेके आज तक हर बार इस देश की आजादी में जिनका योगदान था, वो मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, हमारे समाज के छोटे छोटे ओबीसी लोग, इन सभी जाति धर्म को लेके एक खूबसूरत भारत बनाने का सपना देख रहे हैं। ये गुलिस्तान बना रहे, इसलिए यहां के जो मुस्लिम हैं उनको भी मौका दिया जाए, वो भी शासक बने, वो भी सत्ता में आए, वो भी कुर्सी पे बैठे, भारत का संविधान वो भी चलाए। अगर आम्बेडकर साहब ये सोचते हैं कि मुस्लिम शासक बनना चाहिए, अगर आम्बेडकर साहब ये सोचते हैं कि मुस्लिम सत्ता में जाना चाहिए, तो ये क्या गलत है क्या? हेलो, हाँ भेजेगा फोटो, और सिर्फ कहा नहीं, फोटो तो करके भेजेगा दिखाया है। फोटो। वरना महाराष्ट्र में हाँ कोई ऐसा जिला नहीं है, हो गया। ना कोई कांग्रेस ने, ना कोई सेना ने, आप- ना कोई बीजेपी, ना कोई राष्ट्रवादी ने कौन से पक्ष के थे? मुस्लिम समाज का आदमी जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया नहीं आज तक। खाना था क्या उनको? वो अम्बेडकर साहब ने बनाया। क्या था वो? वो जानते थे साहब के थे कि साथ में कि क्या? तब ये कि यहाँ का मुस्लिम कांग्रेस के पीछे है, उनको वोट देगा नहीं। हो गया। क्योंकि अम्बेडकर ने वोट की राजनीति कभी की नहीं, इंसानियत की राजनीति की है। लगा था।